मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। जोड़ का जोड़ बनाना चाहिए। अब वेरिएंस का फार्मूला, तो वेरिएंस का फार्मूला, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स ऐसे लिखते थे हम, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। अब वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूट निकाल दो तो वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। इसका मतलब वेरिएंस का फॉर्मूला एस वाला है, एल एस के साथ आएगा, एल एस के साथ। आगे देखते हैं एम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमने देखा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार नो स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, मतलब एम के साथ आर आएगा। आगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो बाद में देखते हैं, कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपको पहले मिल जाएगा। कोवेरिएंस का फॉर्मूला, कोवेरिएंस एक्स वाई हमने फॉर्मूला लिखा था कोरिलेशन वाले चैप्टर के अंदर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ऐसा लिखा था। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन मतलब क्यू, ओ क्यू के साथ आएगा। इसका मतलब अब बाकी रह गया एन, तो एन किसके साथ लिखेंगे, तो एन आएगा पी के साथ। इसका मतलब सही आंसर है एल एस एम आर एन पी ओ क्यू। देखो अंदर एल एस फिर एम आर फिर एन पी एंड ओ क्यू, एल एस एम आर एन पी ओ क्यू। इसका मतलब आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर लिखेंगे हम ए, एल एस एम आर एन पी ओ क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया है ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, खरू खोटू। ट्रू फॉल्स दिया है, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू एक से ज्यादा होगा, द अदर मस्ट बी ऑल्सो ग्रेटर देन यूनिटी, दूसरे वाले का वैल्यू भी एक से ज्यादा होना चाहिए। तो कल हमने प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था, इसके पहले वाले 2 लेक्चर में, भाई किसी एक का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो बाकी छोरा उसका वैल्यू एक से कम होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 9 के अंदर, जो स्टेटमेंट है 9 के अंदर पहला स्टेटमेंट वो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 1 का लिखेंगे हम फॉल्स। नाउ 2, गिवन दैट द रिग्रेशन इक्वेशन इज y इक्वल टू 26 माइनस 24x, y इक्वल टू आपको दिया है 26 माइनस 24x। x का कोएफिशिएंट जो दिख रहा है वो माइनस वाले साइन में है, माइनस वाले साइन में इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है। वी मे से दैट द रिलेशनशिप ऑफ y एंड x इज पॉजिटिव एंड लीनियर। तो यहां लिखेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि यहां पे आपको दिया हुआ था पॉजिटिव एंड लीनियर, तो पॉजिटिव एंड लीनियर नहीं आएगा, माइनस दिया हुआ है इसलिए नेगेटिव एंड लीनियर आएगा। Now third question, if regression line intersect at the angle 90 degree, regression line एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होता है तब r का वैल्यू 0 होगा, r का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको देखो, if regression line intersect at angle 90 degree then two variables are uncorrelated, मतलब r इक्वल टू 0 है तो यह स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन 3 9 का तीसरा,
ट्रू है। नाउ फोर्थ, AM of the regression coefficient is greater than the correlation coefficient। तो ये हमने प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था, BYX प्लस BXY डिवाइड बाय 2, मतलब दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मीन जो मिला वो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मीन हमेशा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जितना होगा या उससे ज्यादा होगा। तो BYX प्लस BXY डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 था, करेक्ट ट्रू आएगा। नाउ फिफ्थ के अंदर क्या दिया है, when two regression lines are coincide, दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड है। अब दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड हुई तो R का वैल्यू होगा +1 या R का वैल्यू होगा -1। +1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव। तो शॉर्ट में हम उसको कह सकते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, when two regression lines are coincide then two variables are uncorrelated। uncorrelated मतलब R का वैल्यू 0, तो ये फॉल्स है, अनकोरिलेटेड नहीं आएगा। वहां क्या होना चाहिए था, परफेक्टली पॉजिटिव या परफेक्टली नेगेटिव, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ नंबर फॉल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट एक्सीड यूनिटी, मतलब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगी। तो सही बात है, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि दो में से किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो जो बाकी रहेगा उसका वैल्यू एक से कम होगा। इसका मतलब दोनों की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगी। तो बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट एक्सीड्स का मतलब होता है ग्रेटर देन, વધારે, थी વધુ, अबव, राइट। एक्सीड्स यूनिटी, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही है गलत है वो लिखना है। इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव देन देयर कोरिलेशन इज पॉजिटिव। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब BYX BXY दोनों का वैल्यू माइनस है, तो R का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है भाई, इनकरेक्ट है। मैंने बताया था आपको, BYX BXY अगर दोनों प्लस में है तो R का वैल्यू प्लस में, और BYX BXY दोनों माइनस में है तो R का वैल्यू भी माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था, इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, देन देयर कोरिलेशन इज पॉजिटिव, उसका कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। तो ये गलत है, फॉल्स लिखेंगे। 10 के अंदर फर्स्ट फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दूसरा, R इक्वल टू 0.9 है, BXY 2.04 है, BYX -3.2 है। सब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि BYX BXY और R तीनों तीन का साइन सेम होना चाहिए। तीनों तीन या तो प्लस में होंगे या तो तीनों तीन माइनस में होंगे। ठीक है, यहाँ पे दो का साइन प्लस में दिया है और तीसरे का साइन माइनस में दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया है आपको, द ब्लैंक आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो ये हमने देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर आया था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम या इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। तो यहां आंसर में रहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ए। क्वेश्चन 11 का आंसर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, that is A. Question number 12. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Correlation coefficient is blank between the regression coefficient. Correlation coefficient दो regression coefficient का क्या है? तो हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन।
प्रॉपर्टीज के अंदर आया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दैट इज byx bxy। इसलिए फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट byx इंटू bxy। तो यहाँ ब्लैंक के अंदर रहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन। 12 के अंदर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। नाउ सेकंड नंबर लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर ब्लैंक इफ आर एक्स वाई 0। आर एक्स वाई का वैल्यू 0 है तो दो रिग्रेशन लाइन होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर એટલે परस्पर लंब। ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। 90 अंशના ખૂણે એકબીજાને છેદશે જ્યારે r x y ની વેલ્યુ 0 હશે। and they are blank if r x y equal to plus or minus 1। r x y plus या minus 1 होगा तो दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड होगी COINCIDE। कोइंसाइड मतलब एकाकार। नाउ थर्ड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12 में थर्ड इफ वन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ब्लैंक यूनिटी अदर मस्ट बी खाली जगह ब्लैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दो होते हैं उसमें से किसी एक का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो बाकी जो रहा उसका वैल्यू एक से कम होगा। वो प्रॉपर्टीज में देखा था हमने। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पहले के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी ये पहली ब्लैंक के अंदर आएगा। अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। जो दूसरा रहेगा उसकी वैल्यू यूनिटी से मतलब 1 से कम होगी। पहले के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन यूनिटी और दूसरे के अंदर आएगा लेस देन यूनिटी। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अंडर रूट ऑफ 2। चलो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r कैसे मिलता है हमको अंडर रूट byx इंटू bxy। तो ये byx और bxy क्या है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है। इसका मतलब ऐसा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है तो इट इज द अंडर रूट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो 2 लिखा है उसके बाद ब्लैंक के आंसर में लिखेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नाउ फिफ्थ नंबर द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। डेफिनेशन में देखा था रिग्रेशन। यूजेस के अंदर भी आया था। 6 पॉइंट बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट एक्सीड। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं हो सकते ज्यादा। किससे ज्यादा नहीं हो सकते 1 से। हाँ किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो बाकी जो रहेगा उसका वैल्यू 1 से कम होगा लेकिन दोनों एक साथ 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां लिखेंगे हम बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट एक्सीड यूनिटी। 6 नंबर यूनिटी और 1 यूनिटी लिखेंगे या o यानी 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कैलकुलेशन वाला है देखना इधर। x minus y equal to 50 if the relationship between x and y then the coefficient of correlation between x and y will be। x and y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या मिलेगा वो हमको फाइंड करना है। x minus y equal to क्या दिया हुआ है आपको 50 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे x minus y is 50। अब x को रहने देते हैं y को सामने लेके जाते हैं तो 50 माइनस y का सामने लिखेंगे प्लस y। तो हमको यहाँ x इक्वल ये जो y है y का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा y का कोएफिशिएंट 1 मिलेगा। एक मिनट ये जो रिग्रेशन लाइन है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y x एंड y के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है चलो देखते हैं। x एंड y के बीच का रिलेशनशिप आपको दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 50। माइनस वाई रहने देते हैं 50 प्लस x सामने गया माइनस x। सो y इक्वल टू आपको मिलेगा 50 प्लस ये y प्लस हो गया 50 माइनस एंड x माइनस का x प्लस हो गया। इसका मतलब x के आगे का जो साइन दिख रहा है वो पॉजिटिव साइन है। x के आगे का जो साइन है वो कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन है। तो आंसर मिलेगा पॉजिटिव साइन होने की वजह से आंसर मिलेगा b प्लस 1। x के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। ठीक है
परफेक्ट कोरिलेशन दिख रहा है, y इक्वल टू -50 प्लस एक्स है, तो b का वैल्यू रहेगा +1। b का वैल्यू क्या रहेगा +1। पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है, इसलिए आगे देखते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन इज ऑल्सो नॉन एज, रिग्रेशन इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन इक्वेशन। उससे प्रेडिक्शन मतलब अंदाज मेळवવામાં આવે છે। लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, एवरेज रिलेशनशिप भी उसको कहते हैं। एस्टिमेटिंग इक्वेशन, अंदाजो मेळवવાના। आंसर रहेगा ऑल द अबव। 14 नंबर, क्वेश्चन 14, आंसर इज ऑल द अबव, डी। चलो फिर आगे 15 नंबर, एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब दोनों अनकोरिलेटेड है। अनकोरिलेटेड है तो आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0, तो दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होगी। देखो अभी क्या उसने पूछा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई विल बी, बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आंसर इज ए, 0। सर ये कहां से लेके आए, मैंने बताया ना क्या दिया हुआ था। देखो दो वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब अनकोरिलेटेड कहेंगे, दोनों के बीच का। अनकोरिलेटेड मतलब आर का वैल्यू 0 होगा, आर अगर 0 है तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई भी 0 होगा। द फंक्शन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल तो दो ही दिख रहा है, एक दिख रहा है एक दिख रहा है y और दूसरा वेरिएबल है x। a b और c जो दिख रहा है वो तो उसके कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सिंपल नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर इसलिए कि लीनियर होता तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स ऐसा आता, लेकिन यहाँ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स नो स्क्वायर आपेलू है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सिंपल नॉन लीनियर रिग्रेशन। आंसर इज बी, सिंपल नॉन लीनियर रिग्रेशन। Now question number 17. Question number 17. The blank property is in regression analysis means that byx and bxy and rxy has same sign. byx bxy and rxy ये सभी का साइन सेम होगा, तो इसको हम कहते हैं सिग्नेचर प्रॉपर्टी। ત્રણે ત્રણના સિગ્નેચર સાઇન સરખા હોય છે, सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर है ये 17। चलो बाकी इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है, द वेरिएबल्स यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन, ऐसा वेरिएबल जिसका प्रेडिक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यूज फॉर प्रेडिक्शन उसको हमने लिखा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तीन अलग अलग नाम थे, रिग्रेसर, प्रेडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी। तो उसमें से यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, द वेरिएबल यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन इज कॉल्ड रिग्रेसर। रिग्रेसर दिया हुआ है ना, तो आंसर लिखेंगे रिग्रेसर। 18 नंबर रिग्रेसर। रिग्रेसर दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रिग्रेसर। क्वेश्चन नंबर 19, the quantity b in the regression equation y equal to a plus bx, रिग्रेशन इक्वेशन y equal to a plus bx है, तो वहां जो b दिख रहा है उसको क्या कहेंगे हम, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कह सकते हैं। फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दूसरा नाम था स्लोप कह सकते हैं, स्लोप b है ना। तो देखो अंदर, the quantity b in the regression equation y equal to a plus bx is called b रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो तो r होता है, इसलिए आंसर आएगा डी, बोथ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 19, डी, बोथ a एंड b। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द वेरिएबल विच आर यूज्ड टू प्रेडिक्शन, ऐसा वेरिएबल जिसका प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल का
प्रेडिक्शन करने के लिए जिस वैल्यू का हम यूज करते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे वेरिएबल को हमने कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसर, प्रेडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, उसमें से इंडिपेंडेंट दिया है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दिया है, इसलिए आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आज हमने रिग्रेशन का पूरा चैप्टर, उसके सम्स, उसकी थियरी, उसके ऑब्जेक्टिव्स सब खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइम सीरीज एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन।